नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मानपूर्णा क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस जो आपका एग्जाम लगा हुआ है 17 फरवरी और 18 फरवरी। तो उसमें हम लोग जनगणना से संबंधित जो भी तथ्य बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं तो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग जान रहे होंगे 2 पूछे गए तो मतलब 4 नंबर हो गए और 3 पूछे गए तो 6 नंबर हो गए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हम आज की जो ये वीडियो है इसमें 2011 की जनगणना और 2021 में जो होने वाली जनगणना थी इससे संबंधित लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, 2021 से संबंधित क्यों नहीं जनगणना हुई, ये सब बातें भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने सेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें हैं, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो उसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, देखिए, भारत में जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या लिखा है। भारत में जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है तो 1872 में होती है। कब होती है? 1872 में होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1872 ईस्वी में। इसके बाद किसके कार्यकाल में हुई तो लॉर्ड मेयो के, किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है, ये आपका आंसर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया भारत में नियमित जनगणना, यानी नियमित जनगणना कब से शुरुआत होती है तो नियमित की बात करेंगे तो 1881 से होती है। कब? 1881 से होती है, जो कि किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो ये रहे 1872 में, इसके बाद लॉर्ड रिपन ये रहे आपके 1881 ईस्वी में। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो जनगणना है ये हमारी कौन सी जनगणना है? ये 2011 वाली है, ये 15वीं। ऑल ओवर की बात करेंगे तो 15वीं जनगणना है, और यदि नियमित की बात करेंगे तो 7वीं जनगणना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि कहाँ इस जनगणना का, जो भी 2011 में जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार कहाँ कितना सेक्स रेशियो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ज़्यादा, कहाँ मतलब जनसंख्या ज़्यादा रही, कहाँ कम रही। ठीक है, इससे जो भी तथ्य बन सकते हैं सारे ही इसमें इंक्लूड है। तो हम लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे। 2021 के बारे में जनगणना संबंधित भी बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई देखिए, अब इसके बाद देखिए दिया गया स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। सबसे पहले कहां पर जनगणना हुई तो स्वीडन में हुई। कब हुई भैया? तो 1749 में। कब हुई? 1749 में। ठीक है, अब इसके बाद अमेरिका 1790 में। अमेरिका में कब होती है? 10 की जनगणना लेकिन होती है। 10 की जनगणना की शुरुआत कहां से होती है तो अमेरिका में होती है 1790 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य जो होते हैं और आंकड़े को प्रस्तुत करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत ही स्लाइड रहने वाली है, सारी स्लाइड है। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करेंगे तो है 1951 में। 1951 में हुई थी। ठीक है, इस जनगणना में आयुक्त कौन थे? आयुक्त थे गोपाल स्वामी। कौन थे? गोपाल स्वामी। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत की जनगणना स्टार्ट हुई है तो उसको लेकर मतलब ये 7वीं जनगणना है। और बात करें कि ऑल ओवर की बात करेंगे तो 15वीं है। मैंने पहले आपको थोड़ा गलत बता दिया था, पहले स्लाइड में बताया था, तो उसकी कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, ओवरऑल की बात करेंगे तो 15वीं जनगणना है। ठीक, और स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो 7वीं जनगणना। ठीक है, अब इसके बाद जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो जनगणना का कार्य होता है किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड दिया गया है कि जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, वही बात कही गई। इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शुभंकर पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रगणक शिक्षिका। क्या होना चाहिए? प्रगणक शिक्षिका। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसन आवर फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय आयुक्त कौन थे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रमौली। कौन? चंद्रमौली। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुमानित लागत जो खर्चा आया था वो कितना आया था? तो 2200 करोड़। कितना? 2200 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये लाइन देखिए इधर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़कर 2070 तक कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद देखिए 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की वृद्धि तो कितनी रही थी? 17.7%। कितनी? 17.7% रही थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया कि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि। देखिए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान जनसंख्या क्या रही थी? मतलब ऋणात्मक हो गई थी, यानी ऋणात्मक। ठीक है, कितनी रही थी? 10 की वृद्धि जो रही थी ऋणात्मक 0.31% ऋणात्मक रही थी जनसंख्या 2000 कब? 1911 से 1921 जब ऋणात्मक रही थी तो इसे क्या बोला गया था? तो इस महान विभाज्य का वर्ष इसे कहा गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए लगभग 121 करोड़। कितनी? लगभग 121 करोड़, यानी 121 करोड़ 8,54,977। ठीक, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 17.5%। 17.5%। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 51.47% है। कितने? 51.47%। इसके बाद महिलाओं की बात करोगे तो 48.53। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या पूछा गया तो 31.2%। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर आना चाहिए 68.8%। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या पूछा गया? राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? अपना उत्तर प्रदेश। जहां अपने उत्तर प्रदेश में यूपी में वैकेंसी निकली है, यानी 62,000 वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की निकली है, तो यहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। ठीक है, इसलिए वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, चलिए भाई, कितनी जनसंख्या है? 20 करोड़। कितनी? 20 करोड़। एवं न्यूनतम जनसंख्या की बात करोगे, पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए कि सिक्किम में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। यदि आपसे राज्य पूछा जाएगा, हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर जनसंख्या है, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। इसके बाद जब ज़्यादा भी पूछ सकता है तो कम भी पूछ सकता है। न्यूनतम कहाँ पे है? तो न्यूनतम हमारा कहाँ पे है? लक्षद्वीप।
कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप सब मतलब न्यूनतम जनसंख्या है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय की बात करेंगे। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो मेघालय। कितनी है? 27.95%। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। कहां पर? नागालैंड, जो कि ये देखिए माइनस में चला गया 0.6%। इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, यहाँ कितनी है? तो 55.9%। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो पूछा जा सकता है जब मतलब अधिकतम पूछा जाएगा तो न्यूनतम भी स्वाभाविक बात है, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात की जाएगी जब केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर फिर आना चाहिए लक्षद्वीप। और इसके बाद कितनी है यहाँ पे? तो 6.3%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, दिया गया 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व। क्या कहा गया? जनसंख्या घनत्व क्या है? चलिए भाई देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर। ये घनत्व से तात्पर्य क्या है? तो घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोग, ठीक, औसत जनसंख्या से है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व की बात करोगे कि कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रति वर्ग यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 382 आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए। सर्वाधिक घनत्व के बारे में बात करेंगे तो बिहार आना चाहिए, जो कि 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद जब सर्वाधिक पूछा जा सकता है तो राज्य में स्वाभाविक बात बन जाती है न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 लोग मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जब राज्य पूछा जा सकता है तो केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा जा सकता है, यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ठीक। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ? दिल्ली, जो कि 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब देखिए कितना बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब अधिक संख्या में घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे कम होगा। न्यूनतम देखिए ये लिखा है, न्यूनतम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 46 लोग यहाँ रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के मामले में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अच्छे से समझते जाइए, बहुत अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। या वीडियो को दोबारा से देखना तो स्पीड बढ़ा के देख लेना थोड़ा, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देख लेंगे एकदम पूरा डाटा आपके कंफर्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 5-6 नंबर स्वाभाविक बन जाएंगे आप लोगों के। 10 मिनट में यदि 6 नंबर बन जाते हैं तो कितनी अच्छी बात रहती है। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। 2011 की जनगणना का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात की जाएगी। अब सेक्स रेशियो देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो, ठीक है, या कहें लिंगानुपात कहते हैं। अब देखिए लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है, लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है, देखिए ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सूत्र भी आ जाए, लिंगानुपात बराबर करके आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या अपान मतलब बटे पुरुषों की संख्या, इनटू में क्या करेंगे? 1000 कर देंगे, तो ये हमारा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात निकल आता है, ठीक है।
चलिए औरत का है, गलत दिया, भारत का लिंगानुपात के बारे में बात करोगे तो कितना है, 943 है। कितना है, 943, यानी 1000 पुरुष पे 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए केरल, जो कि देखिए 1084 पुरुष रहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम कहाँ पे, कौन सा राज्य है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश। जब राज्य पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पांडुचेरी, 1037 जो कि है। इसके बाद न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो दमन व द्वीप है 618। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 919। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश 972 है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करोगे तो है हरियाणा में 834, कितना, 834 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश, देखिए पहले राज्य फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अधिक फिर इसके बाद न्यूनतम, दोनों की बात चल रही है। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद का जो कि कितना है, 968 है। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पूछा जा सकता है, तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के, देखिए साक्षरता दर पूछी गई, साक्षरता दर कहाँ कितनी है, तो देखिए साक्षरता दर निकाली कैसे जाती है ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। जब यही नहीं पता है तो साक्षरता दर क्या आप पता कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकाली जाती है, साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या, क्या लिखेंगे, साक्षरों की संख्या अपान में कर देंगे 7, अपान में 7 प्लस आयु वाली 7 प्लस से जो भी आयु वाले लोग हैं अपान में लिखेंगे, फिर इंटू में करेंगे 1000, कितना, इंटू में 1000, ये 100 लिखा है 1000। आप लोगों का जो फार्मूला बनेगा देखिए, ये साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, 7 प्लस आयु वाले लोग। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। साक्षरता दर का फार्मूला जान लिया, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011, भारत की साक्षरता दर कितनी रही है, तो 74.04%। भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी तो उसकी साक्षर दर क्या रही थी, तो 74.04%। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल, जो कि 94% है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो बिहार भैया हो जाएगा, कौन सा, बिहार। बिहार में कितना है, 61.8% साक्षरता दर है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा जा सकता है। जब राज्य पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश भी आपको मालूम होना चाहिए, तो कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, जो कि 91.8% है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम की बात करोगे तो दादरा नगर हवेली। ठीक है, राज्य की बात करोगे
सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो बिहार। सबसे ज़्यादा केरल। इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर? आपका राइट आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। इसके बाद न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम हमारा कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? तो दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, जो कि 76.2% है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे भाई। नेक्स्ट दिया गया भारत की जनगणना 2011 ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या क्या रही है, ठीक है। ये स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश 90% है। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो कि गोवा है 37.8%, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद शहरी जनसंख्या वाला न्यूनतम तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जो केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली है। इसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा सकता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, 37.7%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर होना चाहिए SC के मामले में पंजाब, जो कि 31.9%। इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, ठीक है। ये मोटा मोटा मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। चलिए अब देखिए अंतिम में आ गया है 2021। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी था, ठीक है, जो भी अभी तक स्लाइडें चल रही थी 2011 के अनुसार चल रही थी। अब देखिए 2021 की जनगणना। ये 2021 में जो जनगणना होनी थी तो देखिए 2021 की ये 16वें क्रम की जनगणना है। इसके बाद जनगणना के आयुक्त कौन है? तो जनगणना के आयुक्त जो रहेंगे विवेक जोशी। इसके बाद इसका आदर्श पूछा जाए 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर आना चाहिए जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। अब इसके बाद 2021 की जनगणना भारत में पहली बार कैसी हो रही है? डिजिटल। कैसी होगी? डिजिटल, ठीक है। अभी 2021 की अभी तक जनगणना हुई नहीं है, लेकिन ठीक है 2011 तक हुई है, ठीक है। हो सकता पॉइंट कुछ पूछ लिया जाए, इसलिए लास्ट में ये भी करा दिया, ठीक है। तो ये रहे जनगणना से संबंधित सारे क्वेश्चन यानी सारे तथ्य। आप लोगों को कैसे लगे हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक। अपनी राय जरूर व्यक्त करिए कमेंट में, ठीक। और मिलेंगे ऐसे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।